नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मालदा में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। जाना पीड़ितों का दर्द, कहा कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी। लंबे समय से चल रही हिंसा की घटनाएं, कार्रवाई जरूरी, कल जाएंगे मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल की हिंसा के पीड़ितों से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग की टीम। कहा पीड़ितों का दर्द अकल्पनीय। मुर्शिदाबाद हिंसा का सच जानने पीड़ितों के बीच पहुंची डीडी न्यूज की टीम। नेशनल हेराल्ड केस पर बीजेपी और कांग्रेस में जारी है सियासी वार पलटवार। देश के तमाम हिस्सों में बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया को बड़ी कामयाबी। 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5 गुना और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ा। करीब 25 लाख लोगों को मिला रोजगार। फिर बजा भारतीय विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों का दुनिया में डंका। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में मिली जगह। पीएम ने जताई खुशी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। वक्फ बिल के विरोध में बीते दिनों पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हुई थी, जिसके बाद से कई परिवारों को पलायन करना पड़ा था, तो कई परिवारों ने अपनों को खो दिया था। ऐसे ही पीड़ितों से मिलने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची, तो राज्यपाल भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे और उनका दर्द जाना। इस हिंसा के बाद से ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो हिंसा को समय से रोकने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्यपाल के दौरे पर मीडिया को रोका गया, जिसके कारण पुलिस और गांव वालों में बवाल भी हुआ। मुर्शिदाबाद की हिंसा का सच, राज्यपाल ने जाना पीड़ितों का हाल, महिला आयोग ने भी जाना दर्द, पीड़ितों को इंसाफ का भरोसा। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों का दर्द ये दास्तां बयान कर रहा है कि अपने देश में भी शरणार्थी बन गए हैं। उनका कहना है कि वो हमारे पड़ोसी थे, बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन सब लूट ले गए। अब अपने देश में भी बेगाने से हो गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के दर्द को बांटने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मालदा पहुंचे, तो वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पीड़ितों का दर्द सुनने मालदा पहुंची। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचे। राज्यपाल सियालदाह रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए मालदा पहुंचे। मालदा में राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित लोगों से राहत शिविरों में मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद यात्रा टालने का आग्रह किया था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। राजभवन सूत्रों के अनुसार शनिवार को राज्यपाल शमशेरगंज, धुलियाना, सुत्ती और फरक्का जैसे इलाकों का दौरा कर सकते हैं। इन इलाकों में हाल ही में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी। राज्यपाल की मृतकों के परिजनों से मिलने की योजना है। मालदा पहुंचने पर राज्यपाल ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य को मदद की जरूरत है तो हम केंद्रीय बल भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा की घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। All of them told me they should go back at the earliest. For that they said, number one, we want protection, sense of security. Number two, our houses have been damaged, gutted, we want houses. Number three, they want something to our livelihood. These are issues which they raised, some common issues they raised was. इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक दल ने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित लोगों से मालदा के शरणार्थी शिविरों में मुलाकात की। एनएचआरसी ने हाल ही में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया था। एनएचआरसी ने प्रभावित क्षेत्रों में
हिंसा और कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में एक औपचारिक शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी मालदा के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया और शरणार्थियों से मुलाकात की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि सभी पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है और इनके हालात काफी खराब हैं। यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्कूल के कैंप में रह रहे लोगों को स्थानीय निकाय द्वारा जबरदस्ती कैंप से निकालने की कोशिश की जा रही है। कैंप में रह रहे लोगों ने कैंप से निकालने के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। वो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जेल जैसी स्थिति में रखा गया है। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, सुती, धुलियाना और जंगीपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई हिंसक झड़पों के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। कई स्थानीय निवासी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर भाग गए और उन्होंने पड़ोसी मालदा जिले में बनाए गए शिविरों में शरण ली। ये हिंसा केंद्र सरकार द्वारा हाल में वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच हुई। मुर्शिदाबाद में हिंसा के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने 20 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। हाईकोर्ट ने विस्थापितों की वापसी के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया और प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस मालदा के दौरे पर हैं। उन्होंने मालदा के पारलालपुर में राहत शिविर में रह रहे हिंसा प्रभावितों से मुलाकात की। इसी मुद्दे पर बंगाल के राज्यपाल ने DD न्यूज के साथ कुछ देर पहले फोन पर खास बातचीत की। सर, दूरदर्शन न्यूज़ पे बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही कि आज आप जब पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं तो क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ उन्होंने आपको बताया है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में हमारे साथ कुछ बातें साझा कीजिए। I am just returning from the relief camp where those who were rescued from the villages from the miscreants are staying. उनसे बात किया, बहुत दुख की बात है कि miscreants are mishandling them, rushing into their houses, attacking them, intimidating them, and setting fire to their houses. They're all in great fear. What they want is protection, sense of security. They want protection from the miscreants who are trying to impose over them. See, what I see is a section of society imposing their views on another section of society by force. A kind of theocratic supremacy seems to be behind it. That's what it is. We want peace. That's what they said. We want justice. They will get justice. They will get peace. I will certainly take up the matter to the authorities in the center and also give instructions to the state government. Peace will be established there. Normalcy has been brought back immediately. Something which will never have place like Bengal. सर, ये जो पूरी हिंसा हुई है, पूरा वायलेंस हुआ है, आप वहां पहुंचे, आपको क्या जानकारी मिली, इसके कारण क्या थे? What the villagers told me is that one particular section of society is forcing another section of society to follow their will and through intimidation. And secondly, this section of society which is on the aggressive mood, they try to transgress into the honor of women, setting fire to their houses, and there is an atmosphere of fear psychosis has been created there. That is what the villagers told me, and the reason for it are many, which I do not want to expose now. What they wanted was sense of security. They want protection to live in their house peacefully. They have no house now. They want a house. They want means of living, and more than that, protection for their life and property.
सर, ये जो हिंसा हुई उसमें जो तमाम लोगों से आपने मुलाकात भी की है, महिलाओं का कहना है कि उनके साथ में जो विमेन्स है उनके साथ में एक तरीके से मिसबिहेव भी किया गया। क्या ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर आपसे उन्होंने अपनी बात रखी हो? ऐसा एलिगेशन आया? हेलो सर, हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात को रखें सर आप जी। Many of the women said they were molested, attempted molestation was there. One mother said her baby was snatched away from her hand and she had to bite the miscreant to save the baby. So many such tales were told to me by the villagers there, particularly the women folk there. Sir, how do you see the role of the state government, sir? I do not want to comment on it now. I have made my own assessment from field visits and by taking the opinion, understanding the feelings of the women particularly, I will firm up my mind. My report on the matter will go to the appropriate authorities. I will also give suitable instructions to the state government. Now what is required is not a blame game. Everyone has to come together, work together to establish normalcy in the place. That is my priority. Okay. Sir, tomorrow also you are going to Murshidabad to visit some other relief camps? I will certainly be available for the people who want to meet me. I'll go from camp to camp and also visit the hospitals where people are admitted and also the families of people who are murdered in the process. Sir, promptness of the police forces, do you want to comment on this? Still so many things are going on. Do you want to comment on the promptness of the police forces? Now that the central forces are there, state forces are there, they are trying to establish normalcy. At this point of time, I do not want to pass any judgment on the police force. So what do you see, what immediately needs to be done on the ground, sir? A cleansing operation is required. Concerted effort is to be done to put down violence with an iron hand. That is the only way out, and we are determined to do that. Sir, confidence building between the common persons, how it can be done on the ground, sir? See, we have to first give them a sense of security. They should feel that there are authorities who will support them in their hour of distress. Certainly, we have to do quite a lot. We build confidence there. And also the fundamental question, why this is happening? See, in a democratic state, a secular state, this kind of an approach can never be accepted by any civilized society. There is concerted attempt to terrorize one section of the society. That is the cause of all these things in Bengal now. Okay. So this is not the first time when we see the violence in the West Bengal. There are a series of these kind of incidents. How do you see all these kind of series in a different part, in a different modus of operandi? Two things which are cancerous on the body politic of Bengal. One is violence, the other is corruption. And these are intertwined. There should be a relentless war, a fight against violence in the state. This is recurring. Concerted effort has to be taken by all the stakeholders together. And public conscience also has to be arisen for this. Sir, any specific instructions which you have given to the district administration and the police forces? I am in constant touch with the government of state government, and instructions are being given. At this point of time, I do not want to pass judgment on the government. Thank you so much, sir, for joining DD News. बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। और इस सब के बीच मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीड़ितों का दर्द अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जख्म अभी भी ताज़ा हैं। कई लोगों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया, तो कई लोगों का आशियाना हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हिंसा का तांडव ऐसा हुआ कि डरावनी तस्वीरें लोगों के जहन में आज भी जिंदा हैं। हिंसा से पीड़ित कई परिवार पलायन कर चुके हैं और वो डर की वजह से अपने घर वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, लोगों की दुख भरी दास्तान के बाद भी राज्य सरकार उतनी सक्रिय नज़र नहीं आ रही जितनी उसे होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवार इस समय दर्द से भरे हैं। इन परिवारों का दर्द किसी की भी आंखों में आंसू ला देगा। मुर्शिदाबाद के वार्ड नंबर 16 में हमारी टीम कुछ ऐसे घरों में गई जहां दंगाइयों ने आग लगाकर सब कुछ जला दिया।
एक बुजुर्ग ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि उसके घर को जला दिया गया, घर के लोग झारखंड भाग गए, उनके 5 लाख रुपए भी जला दिए गए। इस घर को देखिए और आप समझ सकते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग कितनी मुश्किल से जीवन यापन करते होंगे और उन मुश्किलों के बाद आज उनके घर की ये हालात है। घर में कोई सदस्य नहीं है, सभी लोग ये इलाका जो है वो छोड़कर चले गए हैं, पलायन कर गए हैं। कितने लोग थे उस समय और अभी यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं? और हमारा परिवार में 5 लोग। बाकी लोग कहाँ चले गए? झारखंड भाग गया। 5 लाख जो रुपए थे इनके, वो एक बार दिखाएं आप कि देखिए नोटों की क्या हालत हो गई है पूरी तरीके से। अब आपका पैसा वैसा सब जल गया है, घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा? खर्चा पानी ना खा कर भूख मारा, कुछ खाए नहीं है, भूख से ना खाया है, कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। कितने दिन हो गए कुछ खाए हुए? शुक्रवार से हम नहीं खाया, शुक्रवार से। वहीं वार्ड नंबर 7 में हिंसा में प्रभावित लोगों से हमने बात की तो इनका दर्द छलक उठा। इन लोगों के मुताबिक हिंसा के वक्त 700 से 800 लोगों ने तांडव मचाया, उनकी दुकानों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, साथ ही महिलाओं को धमकी दी कि बीएसएफ के जाने के बाद उनका रेप करेंगे। ये लोग राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। एक साथ में कम से कम 600-700 लोग आया था इधर से, इस साइड से। फिर उसके बाद इधर से नहीं घुस पाया। थोड़ा मेरा दीदी का दुकान जो है वो, ये दीदी का और मेरा ताऊ जी का जो दुकान है सब पूरा लूट कर लिया, माल उल लेकर भाग गया। फिर उधर से आके उस साइड से फिर घुसा 600-700 लोग और सब बाहर से आया सर, इधर का नहीं है। पुलिस से मदद मांगी लेकिन पुलिस आया नहीं, 5-6 घंटा तक आया नहीं। बेटी है वो तो घर पे रहती नहीं है, सब बोलती है कि रेप करके छोड़ दूंगी, नंगा करके। कैसे रहेगी मेरा बेटी? मेरा लड़का लड़की छोटा छोटा है, कहाँ पर रहेगी? धुलियान के वेदबाना में हुई हिंसा में मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। ऐसे ही कई दशक पुराने शिव मंदिर को भी उपद्रवियों के द्वारा तोड़ा गया। सामने शिवलिंग है और शिवलिंग को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया है, साथ ही वाद्य यंत्रों को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। मुर्शिदाबाद के दंगे में हर गोविंद दास और उनके पुत्र चंदन की हिंसा के दौरान हत्या कर दी गई थी। चंदन के घर वालों का कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए, सरकार का मुआवजा नहीं। मुझे नहीं पता क्या कारण था, मैं घर के अंदर थी। दंगाई मेरे पति और मेरे बेटे को घर से खींचकर बाहर ले गए। उन दंगाइयों ने अपना चेहरा ढक रखा था। हिंसा के बाद काफी हिंदू परिवार शरणार्थी शिविरों में हैं। हिंसा के बीच इन लोगों ने जिस खौफनाक मंजर को देखा उसको याद कर अब भी कांप जाते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन इनके मन में जो डर बैठ गया है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मालदा से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चार्जशीट में नाम आने के बाद से देश भर में राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया तो एक दूसरे को जमकर घेरा। बीजेपी ने गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के नाम पर घेरा तो कांग्रेस ने इस कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित करार दिया। हेराल्ड मामले में 25 अप्रैल को दिल्ली की अदालत में चार्जशीट पर सुनवाई होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, कांग्रेस बीजेपी में सियासत गरमाई। सड़क पर उतरे बीजेपी कांग्रेस, विरोध प्रदर्शन की लगी रेस। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। बीजेपी की ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने जनता के पैसों का गबन किया है और इसे पार्टी नेताओं के निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया गया। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली के मानसिंह रोड पर एकत्र हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ने से पहले ही रोक लिया। नेशनल हेराल्ड देश के साथ गद्दारी, भ्रष्टाचार, चोरी और षड्यंत्र का केस है। सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो इतनी बौखलाहट क्यों है? अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो डरते क्यों हैं? लेकिन 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी या 50 लाख में दिखाते हो तो आपको जांच एजेंसी को जवाब देना पड़ेगा। वहीं पटना में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन रोक दी।
नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर लेट गए, जिससे अफरा तफरी मच गई और पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। इस देश में गैर कानूनी तो काम बीजेपी कर रही है। हम लोग तो इस प्रदर्शन के माध्यम से केवल सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप ये गैर संवैधानिक काम मत किया करिए, देश के विपक्षों का आवाज दबाने का काम मत करिए, ईडी और सीबीआई को आप तोता बनाने का काम मत करिए। कांग्रेस कुछ भी कह रही हो, लेकिन बीजेपी इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व पर जोरदार तरीके से हमला कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेराल्ड मामले को कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर यंग इंडियन कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए में ही 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हस्तांतरित कर दी। तमाम और नेता भी इस मामले में कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। This is an open and shut case involving fraud, corruption and money laundering. ये अखबार जो है ये 2008 में ही छपना बंद हो गया था। It ceased to exist. अब इसमें भी आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं। नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट, और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं क्योंकि पकड़े जो गए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अब इसी मामले में कोर्ट 25 अप्रैल को संज्ञान लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में नए वक्फ कानून को समर्थन मिल रहा है। आम मुसलमान इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को ये सब कुछ रास नहीं आ रहा है। वो वक्फ कानून का समर्थन करने वालों या वक्फ संपत्तियों का हिसाब किताब मांगने वालों को परेशान करने और धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले में सामने आया है, जहां वक्फ की ज़मीन का हिसाब मांगने वाले अब्दुल बाबर अंसारी नामक व्यक्ति का बहिष्कार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोगर गांव में रहने वाले अब्दुल बाबर अंसारी को वक्फ की ज़मीन का हिसाब मांगना भारी पड़ा है। इसके चलते उन्हें मुस्लिम समाज से बेदखल कर दिया है और मुस्लिम समाज के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाने का फरमान भी जारी कर दिया है। दरअसल उन्होंने डोगर गांव के मुस्लिम जमात से वक्फ दान की ज़मीन का हिसाब मांगा था। उनका कहना है कि जमात के लोग वक्फ की चारों जगहों की ज़मीन को बेच चुके थे और 5वीं जगह की ज़मीन को बेचने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने लिखित में आवेदन किया था, जिसके बाद उन्हें मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष सचिव और अन्य पदाधिकारियों ने जानकारी न देकर समाज से अलग कर दिया है। मैंने अपने सुन्नी मुस्लिम जमात मस्जिद डोंगर गाँव से जानकारी मांगा था कि ये 4 जमीन वक्फ की दान की ज़मीन को बेच चुके हैं, 5वीं जमीन को बेचने जा रहे थे। तो इसलिए मैंने अपने मस्जिद में जमात में वहाँ बात रखा कि डोंगरगांव सुन्नी मुस्लिम जामा मस्जिद में कौन कौन कहाँ कितना घर खेत खाली जमीन वक्फ किया है, इसकी जानकारी मुझे लिखित में दी जाए ताकि उससे हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे जमात और मस्जिद को फ़ायदा हो सके। बस इतना ही पूछना था सर कि वहाँ के जो कमेटी के जो मेंबर थे, कमेटी के जो थे सदर वगैरह लोग, वो लोग इसी बात पे मेरे ऊपर पूरा गुस्सा दिखाने लग गए और मेरे ऊपर दबाव डाले और मेरे को समाज से इसी बात की वजह से मेरे समाज से बहिष्कृत कर दिए। अब्दुल बाबर अंसारी गरीब परिवार से हैं और बावर्ची का काम करते हैं। मस्जिद के अलावा वो मुसलमानों के यहाँ विशेष अवसर पर खाना बनाने के लिए भी जाते हैं, लेकिन इस फरमान के बाद उनका रोजगार छिन गया है। ऐसे में अब्दुल अंसारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जब एक मुस्लिम समाज का युवक वह प्रॉपर्टी बिक रही थी और वह प्रॉपर्टी को बिक्री करने से रोका, तो उसको कुछ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा और कुछ वहाँ के मुतवल्ली के द्वारा उसको जात भार कर दिया गया है। जो नया वक्फ बिल आ रहा है, नया वक्फ बिल के समर्थन में कार्य करने के बाद उसको जात भार करना ये दुर्भाग्य है पूर्ण। ऐसे मुतवल्ली को हमने नोटिस जारी किया है और आवश्यकता पड़ने पर उसके ऊपर हम FIR भी करेंगे।
संसद से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद देश भर में इसको लेकर हलचल है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव में वक्फ की जमीन का हिसाब मांगना एक आम आदमी को इतना भारी पड़ा कि उसे अपने ही समाज से बाहर कर दिया गया। अब्दुल बाबर अंसारी नाम के शख्स पर न सिर्फ सामाजिक बहिष्कार थोप दिया गया बल्कि उसके रोजगार का भी जरिया छीन लिया गया। अब ये सवाल ये उठता है कि वक्फ की संपत्ति में पारदर्शिता की मांग करना इतना बड़ा गुनाह है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क से बात की। बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एलोन मस्क से बात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय भी शामिल थे। हमने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्रपति संभाजी नगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। भारत को डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भी सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, उस समय एक्सपोर्ट जो भारत से होता था दुनिया के दूसरे देशों में, वो अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का होता था। आज हम वो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ तक ले गए हैं थोड़े ही समय में। हमारा टारगेट है कि 2029-2030 तक हम इसको 50,000 करोड़ तक ले जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं हमारा टारगेट ही नहीं है बल्कि हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। ये हमारा फर्म कन्विक्शन है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानेसर में वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज की सबसे बड़ी एसएमटी लाइन और अत्याधुनिक मैकेनिकल इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ये सुविधाएं जटिल तकनीकी उत्पादन को सक्षम बनाएंगी और कुशल नौकरियां पैदा करेंगी। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करेंगी। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानेसर में वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज की सबसे बड़ी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन और अत्याधुनिक मैकेनिकल इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया। ये एसएमटी लाइन वीवीडीएन की अब तक की सबसे बड़ी पीसीबी साइज को संभाल सकती है और प्रति घंटे 2.5 लाख कंपोनेंट माउंट कर सकती है, जिसमें एआई सर्वर, मदरबोर्ड और उन्नत नेटवर्किंग गियर जैसे उच्च स्तरीय उत्पाद शामिल हैं। We are here in a facility which has a design team as big as 5,000 design engineers. And these design engineers are designing some of the most complex products. They are taking a big leap from the legacy systems and designing products where AI is embedded in the product itself. इसके ठीक बगल में 1.5 लाख वर्ग फुट में मैकेनिकल इनोवेशन पार्क बनाया गया है, जो सीएनसी, ईडीएम और अत्याधुनिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों से सुसज्जित है और डिजाइन से लेकर विनिर्माण तक का एक सरल मार्ग प्रशस्त करता है। वीवीडीएन भारत की एकमात्र कंपनी है जिसके पास गहन डिजाइन आधारित विनिर्माण और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जो एआई, ईवी, लैपटॉप और वाईफाई 7 तकनीक में अग्रणी नवाचार है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया विजन के तहत पिछले दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 5 गुना वृद्धि हुई है, जो अब 11 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। निर्यात 6 गुना बढ़कर 3,25,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 14 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस क्षेत्र में करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। Honorable Prime Minister has approved electronics component manufacturing scheme in the cabinet very recently. That will further deepen the electronics manufacturing ecosystem. That will further lead to job growth.
that will further amplify the advantage that we have. केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन कैपेबिलिटीज आने लगी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की मंजूरी से इसे और मजबूती मिलेगी और भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स दौड़ में एक सच्चा प्रतियोगी बनेगा। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के साथ सार्थक चर्चा में भारत की समृद्ध कृषि परंपरा, महान सांस्कृतिक विरासत और सतत कृषि विकास की दिशा में उठाए गए कदमों को साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ आपके बीच आया हूं। सबसे पहले मैं भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। भारत की आज नहीं हजारों साल पहले से परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है और भारत हमेशा से कहता चला आया जियो और जीने दो। तो उसी मंत्र को लेके कि हम सब एक हैं, सारी दुनिया एक परिवार है, उसी भाव से मैं आपके बीच आया हूं। भारत में आज भी हमारी 45% पॉपुलेशन की आजीविका खेती से चलती है, कृषि पर निर्भर है और कृषि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और हम भारत में कहते हैं कि खेती भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाते किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का अभियान तेजी से जारी है, जिसमें आज भी बड़ी सफलता मिली है। 40 लाख के इनाम वाले 22 नक्सलियों ने आज पुलिस के सामने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं। इन नक्सलियों ने सुकमा एसपी और सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने आत्मसमर्पण किया। मोदी सरकार ने नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की थी, जिसका असर दिखने लगा है। नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ में 22 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। नक्सलियों पर था 40 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को सुकमा के घने जंगलों में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान 22 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन पर कुल 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं। इस ऑपरेशन में सुकमा डीआईजी ऑफिस, जगदलपुर डीआईजी ऑफिस के साथ साथ सीआरपीएफ की कई बटालियनों ने हिस्सा लिया। सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयास को नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुल 22 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष और 9 महिला नक्सली है। इनमें से 2 नक्सली 8-8 लाख रुपए के इनामी हैं, 2 नक्सली 5-5 लाख रुपए के, इसके अलावा 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और अन्य अलग अलग इनाम के रिवार्डी हैं। जिस प्रकार से फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट इंटीरियर एरिया में बढ़ता जा रहा है, नए कैंप खुल रहे हैं, सरकार की जो पुनर्वास नीति है नक्सल्स के लिए, उससे प्रभावित होकर नक्सल धीरे धीरे आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में वापस शामिल हो रहे हैं। यह बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की रणनीति और इलाके में बढ़ते दबाव का परिणाम मानी जा रही है। यह कदम सुरक्षा बलों के साथ जारी अभियान और संवाद का हिस्सा है, जिससे कई नक्सलियों ने अपने अस्तित्व की धारा को बदलते हुए मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन के नए पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 के तहत प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए के मान से प्रोत्साहन राशि और कपड़े प्रदान किए गए और अन्य सुविधाएं भी प्रदान कराई जाएंगी। नक्सलियों द्वारा जो उनकी विचारधारा है, नक्सलियों की वो जो खोखली विचारधारा से तंग होकर आज आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद नक्सलियों को कौशल्य विकास और अन्य जो शासन की योजना है और आत्मसमर्पण नीति के लाभ है, उसके तहत उनको लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा नक्सल ग्राम पंचायत मुक्त सदस्य नाम की भी योजना अब नई आत्मसमर्पण पॉलिसी में आई है, उसके अंतर्गत भी इसमें सरेंडर किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के बस्तर पंडुम कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की थी। अब इस अपील का असर सुकमा में देखने को मिला,
जहां एक साथ इतने नक्सलियों ने हथियार डाले। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां पर 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों पर 40,50,000 रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों और प्रशासन की प्रभावी रणनीति की वजह से नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि आत्मसमर्पण की यह श्रृंखला क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बहुप्रतीक्षित विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की चल रही तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। ये शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर मुरुगन ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर का दौरा किया। यहाँ वेब्स के विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने शिखर सम्मेलन के आयोजन में शामिल विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने सम्मेलन के मद्देनजर तैयारियों पर संतोष जताया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स के तहत लॉन्च किए गए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC के पहले सीजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वेब्स का ये पहला सीजन 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। सभी 32 चैलेंजेस के लिए पंजीकरण अब आधिकारिक रूप से बंद हो गए हैं। पहले सीजन के लिए 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित लगभग 1 लाख पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। इसके लिए 60 से अधिक देशों से प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, जो कार्यक्रम की वैश्विक अपील और पहुंच को दिखाती हैं। असाधारण प्रतिभा वाले 750 फाइनलिस्टों को वेब्स 2025 में अपने रचनात्मक कौशल और आउटकम को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इन चैलेंजेस के विजेताओं को कार्यक्रम के दूसरे दिन एक भव्य रेड कार्पेट समारोह में प्रतिष्ठित वेब्स क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वेब्स में क्रिएटोस्फीयर में उल्लेखनीय वैश्विक भागीदारी देखने को मिलेगी, जिसमें 43 अंतर्राष्ट्रीय फाइनलिस्ट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस चैलेंज में भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से उत्साहपूर्ण भागीदारी हुई है। जगत गुरु रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 11 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 14 PhD उपाधियां प्रदान की गईं। ओम बिरला ने संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी बताते हुए इसके वैज्ञानिक पक्ष को उजागर करने की आवश्यकता को लेकर बात कही। उन्होंने विश्वविद्यालय से आग्रह किया कि वो संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करने के साथ अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा दें। आज ये विश्वविद्यालय देश के अंदर भारतीय संस्कृति की भाषा, संस्कृति को और संस्कृत भाषा को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम। संस्कृत भाषा के बारे में आप सब जानते हैं कि ये भाषा प्राचीनतम भी है, आधुनिकता का परिप्रेक्ष्य भी है और वैज्ञानिकता का भी अनुभव हम संस्कृत भाषा में करते हैं। संस्कृत भाषा से देश की नहीं दुनिया की अधिकतम भाषाओं का उद्गम स्तर अगर है तो संस्कृत भाषा है। भारत अंतरिक्ष यात्रा के एक ऐतिहासिक अध्याय की ओर आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन के तहत अगले महीने एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजा जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दी। बैठक में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर V नारायणन ने मिशनों की वर्तमान स्थिति पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि भारतीय
वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा और एक्सियोम स्पेस के X4 मिशन के तहत मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। ये मिशन भारत की वैश्विक अंतरिक्ष साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें वैज्ञानिक अनुभव के साथ साथ अंतरिक्ष उड़ान संचालन, माइक्रोग्रेविटी में अनुकूलन और आपातकालीन प्रबंधन जैसी क्षमताएं विकसित होंगी। बैठक में इसरो ने आदित्य L1 मिशन के डेटा का सार्वजनिक विमोचन, लिक्विड इंजन परीक्षण, GSLV F-15 की 100वीं ऐतिहासिक लॉन्च और कुंभ मेला 2025 के लिए सैटेलाइट निगरानी जैसी जनवरी 2025 से अब तक की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। भारत अब आत्मनिर्भर और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। मई से जुलाई 2025 के बीच PSLV C61, TVD2, निसार और LVM-3, M5 जैसे प्रमुख मिशनों की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो चरित्र की उच्चता, विचारों की पवित्रता और आचरण की पारदर्शिता है, उसके मूल में उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, जिसने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। ये कहना है जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृति पर आधारित भाषणों के संकलन पर आधारित पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय और सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 2014 से लेकर आज तक के भारत में बड़े परिवर्तन हैं, वे पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके मूल में उनके पास एक सांस्कृतिक बल है, आध्यात्मिक बल है। उनके पास जो चरित्र की उच्चता, विचारों की पवित्रता, आचरण की पारदर्शिता अथवा तो एक प्रखरता, बौद्धिकता, उनके पास एक अद्भुत एक उनका एक तेजो वलय जिसमें एक विराट पुरुष के दर्शन होते हैं, वह उनकी आध्यात्मिकता है। तो इस पुस्तक के माध्यम से ये दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से सांस्कृतिक नवोत्थान, किस प्रकार से एक वातावरण बनाए पूरे संसार में कि योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, हमारे अन्य विचारों के द्वारा, उसके मूल में प्रधानमंत्री जी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बीते दिनों आई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि जनधन को भारी नुकसान पहुंचा रही है। राज्य के कई जिलों में पेड़ और दीवारें गिरने से लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। इस गंभीर आपदा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अप्रैल माह में तेज गर्मी के बाद अचानक आई तेज आंधी, मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात ने कई जिलों में जनजीवन को प्रभावित किया है, जिस पर सीएम योगी ने आंधी बारिश से प्रभावित जनपदों में पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश में कई जनपदों से आंधी बारिश, ओलावृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, किंतु चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक प्रदेशवासी की सुरक्षा आपकी सरकार की प्राथमिकता है। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात से प्रभावित जनपदों के अधिकारियों को क्षेत्र का सर्वे कर पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करने तथा घायलों का समुचित उपचार कराए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही अधिकारियों को वर्तमान में गतिमान गेहूं की सरकार खरीद के दृष्टिगत मंडियों सहित सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं के सुरक्षित भंडारण का पूरा ध्यान रखने और फसलों के नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्यवाही हो सके। अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था प्राथमिकता पर करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं बाराबंकी के बड़े इलाके में अचानक आए तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी,
इस दौरान हुए हादसों में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भयंकर तूफान आया, महिलाएं और बच्चे खेतों में काम कर रही थी। अचानक भयंकर तूफान को देखकर अपने बचाव के लिए बगल में एक टीन शेड था, वहाँ रुकी हुई थी और एक मोटा पेड़ गिरने के कारण टीन शेड गिरा, उसी के नीचे दब करके मौत हो गई। 3 लोग थे, माँ और बेटा एक्सपायर हो गए हैं, एक लड़का गंभीर रूप से घायल भी है। मौसम विभाग ने 18 से 20 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी भी जारी की है। पहाड़ी क्षेत्रों पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का प्रभाव उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी दिखेगा। इससे प्रदेश के कई इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चल सकती हैं और मौसम फिर से ठंडा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र ने विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि सड़क सुरक्षा और यातायात प्रवर्तन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नियमों के तहत सभी रडार आधारित गति माप उपकरणों को विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा सत्यापित और मुहर लगाई जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि सत्यापित रडार उपकरण सटीकता, विधिक अनुपालन और निष्पक्ष प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे, जिससे पारदर्शिता और सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों का विश्वास मजबूत होगा। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उपग्रह आधारित टोल शुल्क प्रणाली 1 मई से शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे जुड़ी मीडिया खबरों का खंडन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि न तो मंत्रालय और न ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि टोल प्लाजा के माध्यम से वाहनों की निर्बाध, बाधा मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और यात्रा समय को कम करने के लिए चयनित टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित बाधा रहित स्वचालित नंबर प्लेट पहचान टोल प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान तकनीक और मौजूदा फास्टैग प्रणाली को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके तहत वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। उच्च क्षमता वाले ANPR कैमरों और फास्टैग रीडर्स के माध्यम से पहचान के आधार पर टोल शुल्क लिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को ई-नोटिस भेजा जाएगा, जिसका भुगतान न करने पर फास्टैग निलंबित किया जा सकता है और वाहन से संबंधित अन्य दंड लगाए जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि NHAI ने चुनिंदा स्थानों पर ANPR फास्टैग आधारित बाधा रहित टोल प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस प्रणाली के प्रदर्शन, दक्षता और उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर देश भर में इसके कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। भारत की विरासत को फिर से वैश्विक सम्मान मिला है। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इन दोनों कृतियों के बाद अब तक भारत की कुल 14 कृतियां इस रजिस्टर में शामिल हो चुकी हैं। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी जानकारी दी तो PM मोदी ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। पिछले साल ही रामचरितमानस सहित 3 कृतियों को इस रजिस्टर में शामिल किया गया था। भारत की समृद्ध विरासत को मान्यता देने के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 2 कृतियों को शामिल किया गया है। ये कृतियां हैं श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा है, भारत की सभ्यतागत धरोहर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। यह वैश्विक सम्मान भारत की शाश्वत ज्ञान परंपरा और कलात्मक प्रतिभा का उत्सव है। ये अमर ग्रंथ केवल साहित्यिक धरोहर नहीं है, बल्कि वे दार्शनिक और सौंदर्यात्मक आधार हैं, जिन्होंने भारत के दृष्टिकोण को, हमारी सोच, हमारी अनुभूति, हमारे जीवन जीने और अभिव्यक्ति के तरीके को गहराई से प्रभावित किया है। इस नवीनतम उपलब्धि के साथ अब भारत के कुल 14 अमूल्य धरोहरें इस अंतर्राष्ट्रीय सूची में स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। वंदे मातरम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा है कि दुनिया भर में हर भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया जाना हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। गीता और नाट्यशास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना को संजोया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। गौरतलब है कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के आरंभ होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता के रूप में देश दुनिया में मान्यता है, जिसे दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। अगर नाट्यशास्त्र की बात करें तो इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी नाट्यशास्त्र में संकलित की गई है। संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में नाट्यशास्त्र का आज भी सम्मान किया जाता है। रस सिद्धांत नाट्यशास्त्र के केंद्र में बिंदु माने जाते हैं। नाट्यशास्त्र में जीवन की विविधता का चित्रण बखूबी किया गया है। नाट्यशास्त्र में जीवन के सभी ज्ञान, शिल्प, कला और विद्या को शामिल भी किया गया है। भारत की इन दोनों ही महान कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में स्थान मिला है। अगर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की बात की जाए तो 1992 में शुरू हुआ था मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। इसका उद्देश्य विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को पहचान देना है। विरासत दस्तावेजों को संरक्षित करना और लोगों की पहुंच में लाना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसमें विश्व भर के ऐतिहासिक दस्तावेज संकलित हैं। इसमें पांडुलिपियां, दुर्लभ पुस्तकें, चित्र, फिल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं। संरक्षित दस्तावेज ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है। 2024 में 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को रजिस्टर में जगह मिली थी। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोकन 2024 में हुए थे शामिल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस खास दिन भारत की विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान और उचित पहचान मिलना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। इससे पहले भारत की कई विश्व धरोहरों को वैश्विक सूची में शामिल किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान में कुएं, तालाब और बेरियों जैसे परंपरागत जल स्रोत यहाँ लोगों और पशु पक्षियों की प्यास बुझाने का परंपरागत साधन रहे हैं। इन जल स्रोतों को बचाने और जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक अनूठा प्रयास किया है जैसलमेर के सानवता गांव के लोगों ने। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के लिए कहा जाता था कि साहब घी का घड़ा मांग लीजिए, लेकिन पानी नहीं। उस वक्त प्यास बुझाने का एकमात्र साधन थे कुएं, तालाब, बेरियों जैसे परंपरागत जल स्रोत। परंतु आधुनिकता के दौर में 35 साल से यह स्रोत दुर्दशा के शिकार है। लेकिन अब जैसलमेर के सानवता गांव के स्थानीय बाशिंदों व सामाजिक संस्थानों ने मिलकर करीब 1 साल पहले अनूठी पहल करते हुए परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार को लेकर एक बेरी को मॉडल बेरी के रूप में विकसित करने का काम किया, जिससे आज ग्रामीणों की प्यास बुझाने का काम हो रहा है। इस अनूठी पहल के चलते जैसलमेर के देगराय ओरण क्षेत्र में मनियारा तला के नाम से पहचाने जाने वाली 4 बेरियों के समूह की पहली बेरी नोट बेरी से की गई है। ये 4 बेरियों का समूह है जो कि आसपास के 12 से 15 गांव के लोग अपनी प्यास बुझाते थे। इनमें से कुछ बेरियां 500 से 700 साल पुरानी हैं, तो कुछ उससे भी ज्यादा समय पहले बनी थी, जिसका प्रमाण यहाँ लगे गोवर्धन के शिलालेखों से मिलता है। हमने 150 फीट पे जो पानी था बेरी को, उसको साफ किया। पूरी बेरी को 280 घंटे श्रमदान कर सफाई करी गई और 10 टन मलबा निकाला। और अभी उस बेरी में पीने योग्य पूर्ण पानी है। बेरी जो थी पूरी जर्जर अवस्था में थी, उसको पूरी तरह से रिपेयर किया गया। इसमें 5 से 7 दिन लगे और मॉनसून से पहले हमने ये बेरी स्टार्ट कर दी। करीब 500 साल या उससे ज्यादा पुरानी नोट बेरी गांव के सुथार समाज के एक परिवार ने तैयार करवाई थी। ये बेरी आज आधुनिक युग में भी कारगर स्रोत साबित हो रही है। यह 150 से 200 फीट तक गहरी है। इसकी सतह में एक बड़ा सा कमरा बना हुआ है। दीवारों में झरने की तरह रिसाव होकर बूंद बूंद पानी टपकता है। सालों पहले बिना मशीनरी इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करना किसी अजूबे से कम नहीं रहा होगा। इन परंपरागत जल स्रोतों को बचाने की शुरुआत हो चुकी है। नोट बेरी का संरक्षण कर उसका जीर्णोद्धार एक मॉडल के रूप में किया गया है।
ताकि लोग इससे प्रेरित हों और प्रदेश भर के जल स्रोतों को बचाया जाए। मणिहारा तला है देगरा है ओरण के अंदर फतेहगढ़ तहसील में जैसलमेर के, तो उसको जो है पिछले साल जो है जन सहयोग से और आई लव जैसलमेर फाउंडेशन और उनके सहयोगियों ने जो है उसको पूरा जीर्णोद्धारित करवाया है और काफ़ी उसके अंदर जो है कुएं जैसे बेरी को साफ करवा के उसके आसपास जो टूट फूट थी उसको सही करवाया है और वहाँ से अब महिलाएं जो है पानी निकाल रही हैं, तो एक सुखद है अनुभव रहा है वो। साल 2024 में आई लव जैसलमेर नामक संस्था ने फियरलेस फाउंडेशन फॉर आर्ट्स के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं और ओरण बचाओ टीम के साथ जल एवं पर्यावरण संरक्षण पर कला कार्यशाला की थी। इस पहल की वजह से बेरी अब 12 गाँव की आबादी और 5000 से अधिक ऊँटों का जल स्रोत बन चुका है। राजस्थान से सुधांशु सारस्वत की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।